एवरीबॉडी, माय नेम इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, दैट इज आर्टिकल 19। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 19 होता क्या है, इसका इथॉस क्या है, यानी कि बेस क्या है। ये हमें कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि बोलने का अधिकार, स्पीच का, एक्सप्रेशन का, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार, मूवमेंट का अधिकार, यानी कि अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, फ्रीली कर सकते हैं। रेजिडेंस का, रहने का अधिकार। असेंबल का, यानी कि यूनाइट हो सकते हैं। एसोसिएशन का, मतलब कि कलेक्टिवली हम अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। अब इसको ब्रीफ करने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। अब ये किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, क्या ये सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होगा या फिर ये ऑल पर्सन्स पे अप्लाई होता है। ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही प्रोवाइड है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके ऊपर भी ये आर्टिकल अप्लाई करता है। क्या वो भी सिटीजन है, क्या वो इस आर्टिकल में जाके क्लेम कर सकती हैं अगर उनका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है। दिस थिंग हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के केस में। इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आती है। सिटीजन की डेफिनेशन में कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन लाई नहीं करती है। उसके बाद एक केस आता है, दैट इज आरसी कूपर का केस। इसमें ये बोला गया, ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो इसकी डेफिनेशन में, मतलब सिटीजन की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो सिटीजन नहीं हैं, बट जो उसके अंदर वर्किंग है, जैसे डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं, उन सब के अपने राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते हैं अंडर आर्टिकल 19 तो दे कैन अप्रोच टू कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने ये बात बोली थी। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, पहला राइट्स, दूसरा रेस्ट्रिक्शंस। अगर मैं राइट्स की बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, अब इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार, जिसमें हमारा राइट टू नो भी इंक्लूड होता है, हमारा जानने का अधिकार भी इसके अंदर आता है, इसमें राइट टू प्रेस भी आता है। इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद है असेंबल का, मतलब अगर हम एक जगह पे असेंबली बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं विदाउट आर्म्स, वो भी हमारा अधिकार है, विद सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली कोई अपना ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो भी उनका अधिकार है। आर्टिकल 19 में वो ऐसा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रेजिडेंस की बात करें, अब ऐसा तो नहीं है कि आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल अगर हमारी जॉब कहीं और लग जाती है तो हम वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, जाके रिसाइड भी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आर्टिकल 19 की वजह से कर सकते हैं। अब मैंने जॉब का कॉन्सेप्ट लिया, जॉब मतलब हमें फ्रीली ट्रेड करने का, प्रोफेशन या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। अब आगे चलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की तरफ। रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, बट इनका बेस क्या होता है। देखो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल तभी होती है अगर, पहली बात, जिससे पर्सनल राइट्स मतलब एक इंडिविजुअल के राइट प्लस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जब इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है, यानी कि किसी के पर्सनल राइट भी इन्फ्रिंज ना हो और जो सोसाइटी का जस्टिस है, सोसाइटी में जो जस्टिस है वो मेंटेन रहे। इन दोनों के बीच में जब बैलेंस बना दिया जाता है तब कॉन्सेप्ट आता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का। अब बात कर लेते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस चीज का, देखो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या फिर रीजनेबल नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है, स्टेट लगाता है। राइट्स किसको प्रोवाइडेड है, सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है।
अब अगर रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगाता है तो स्टेट को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 19 के सारे क्लोजेस को डिटेल में। सबसे पहले है, जो पहला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीच क्या है। स्पीच का मतलब है बोलना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर जब हम कमेंट करते हैं वो भी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इस नाम का यूज किया जाता है जब आप अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को अप्लाई करते हो, तब आप कोई बात बताते हो तो वो एक्सप्रेशन में इंक्लूड होता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूवीज हैं, काफ़ी मूवीज में हमने देखा होगा, आजकल जितनी भी मूवीज आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें इनर मैसेज दिया जाता है। जो वो मैसेज है उस पर क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है वो इसमें लाई करेगा, वो एक्सप्रेशन टर्म में आता है, वो जो मैसेज है उसके अंदर, तो उसका हमें पूरा पूरा अधिकार है, आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है। अब आगे चलते हैं, बेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का बेस कैसे है? डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी यही है कि हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हम अगर हमें कोई पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। बट इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि हम कोई नफरत की भावना से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, अगर हम फेयरली अपनी किसी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, यही बेस होता है डेमोक्रेसी का। इसीलिए ये हेल्प करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आगे बात कर लेते हैं राइट टू नो, यानी कि जानने का अधिकार। ऑल्दो राइट टू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कहीं स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है कि हाँ राइट टू नो भी इसमें आता है, बट दिस थिंग हैज बीन क्लैरिफाइड इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें ये कहा गया था कि जैसे कैंडिडेट कोई खड़ा होता है, जैसे एमपी एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, तो जो हम हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा पूरा पूरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 19 के अंदर कि जानने का कि जो कैंडिडेट है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कोई अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं कि वो कितना एजुकेटेड है, तो ये राइट टू नो में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट नॉट टू स्पीक। इसको लिंक करेंगे यहाँ से। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच मतलब बोलना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, बताना। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो तो क्या वो भी आर्टिकल 19 में आता है? दिस थिंग हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय बिजोय मैनुअल का केस, जिसमें क्या हुआ था, कुछ बच्चे थे वो नेशनल एंथम नहीं बोल रहे थे, नहीं गा रहे थे, तो जो स्कूल था उन्होंने उन्हें एक्सपेल कर दिया बच्चों को। तो उस सिचुएशन में जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ऑल्दो वो गा नहीं रहे थे बट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो खड़े तो थे ना, तो इसमें आर्टिकल 19 में ये भी अधिकार दिया गया कि अगर आप नहीं भी गा रहे हो नेशनल एंथम को तो वो कोई क्राइम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, उन्होंने कोई वोलेशन नहीं किया है आर्टिकल 19 का। अब आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी ऑफ प्रेस। प्रेस मीडिया, जैसे कि हमें पता है आजकल इसका ये चौथा ऑर्गन बन चुका है, मीडिया के बिना नहीं चलता है। वीरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में क्या कहा गया था? प्री सेंसरशिप का टर्म यूज़ किया है। प्री सेंसरशिप का मतलब है जब हमें कोई भी चीज़ को पब्लिश करना है, कोई न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है, तो हमें गवर्नमेंट से प्री सेंसरशिप लेने की हर सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ रीजनेबल है उसमें हमें गवर्नमेंट से प्री सेंसरशिप की नीड नहीं है। इस केस में ये बोला गया था, प्री सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था कि पेजेस के ऊपर लिमिट लगा दी गई थी कि प्रेस में इतने ही पेजेस छपेंगे, इसके अलावा पेजेस नहीं छपेंगे, तो सर्कुलेशन के ऊपर रोक लगा दी गई, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो पार्ट है वो कर्टेल हो गया था।
तो इसमें ये बोला गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या एडवोकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। ये बड़ा ही क्रूशियल सा टॉपिक है कि क्या एडवोकेट स्ट्राइक कर सकते हैं। द आंसर इज नो। दिस थिंग हैज बीन क्लैरिफाइड इन द केस ऑफ हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था कि जो एडवोकेट्स हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि इससे कोर्ट का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन एक बात, अगर वो स्ट्राइक नहीं कर सकते तो उनके पास क्या मेजर्स हैं कि वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। वो पीसफुली कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, देन एक्ट को पूरा करवा सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि एडवोकेट वैसे स्ट्राइक नहीं कर सकते, बट जो मीन्स बताए गए कि आप पीसफुल डिस्कशन करो, आप रेजोल्यूशन पास करो, बैठ के मीटिंग करो, तो ये सब किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जब देश की इंडिपेंडेंस खतरे में होती है, देश की यूनिटी खतरे में होती है, तो उस सिचुएशन में स्टेट चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, तो वो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जब स्टेट का मतलब अपने देश का डिफेंस सिस्टम खतरे में होता है, उस सिचुएशन में भी ये वाली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, यानी कि जब हमारे देश के दूसरे देश के साथ अच्छे फ्रेंडली संबंध हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है हमारा सिटीजन, तब भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। उसके बाद है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। अपने देश की सभ्यता को मेंटेन करने के लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि कहीं दंगे ना हो जाए, तब भी उस सिचुएशन में ये वाली रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट से मेरा मतलब है जब आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है बट आप उस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है सिविल कंटेम्प्ट। बट अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होता है, जब आप कोर्ट को उसकी प्रोसीडिंग्स करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हो जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब आगे बढ़ते हैं डेफामेशन। डेफामेशन जैसा कि हम सबको पता है कि किसी की रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाना, मान हानि का केस बनता है। बट ऑल्दो आपका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ कि दूसरे की रेप्यूटेशन हार्म ना हो, यानी कि डिफामेटरी स्टेटमेंट्स देना अलाउड नहीं है। उसके बाद है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि भड़काना, भड़काऊ भाषण देना कि दूसरा पर्सन ये ऑफेंस कमिट करे, तो उस सिचुएशन में भी ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर कोई ऐसा करता है तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लोज के बारे में। अब नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है, असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियारों के आप इकट्ठे हो सकते हो, कुछ लोग मिलके इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज वहाँ पे हथियार नहीं होने चाहिए। अगर हथियार होंगे तो वॉयलेशन हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो पहली रिस्ट्रिक्शन है वो बात करती है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। मैंने पहले भी आपको बताया, जब देश की यूनिटी, होलसम नेचर खतरे में होती है, उस सिचुएशन में जब देश की फ्रीडम खतरे में होती है, तब ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। उसके बाद है पब्लिक ऑर्डर, यानी कि दंगे तो नहीं हो जाएंगे इसकी वजह से, इसीलिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 19(1)(b। अब बात कर लेते हैं 19(1) का सी में क्या बताया गया है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि आप यूनियंस, कॉर्पोरेशंस, सोसाइटीज, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो। अब एसोसिएशन होता क्या है, एसोसिएशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। ये बेसिकली ना डेमोक्रेसी का बेस है। जैसे देखो, डेमोक्रेसी मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अगर
कोई लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे, पार्टी ही नहीं बनाएंगे तो इलेक्शंस भी नहीं होंगे, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी आएगी कहाँ से? तो दिस इज अ बेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये मतलब आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका 97th अमेंडमेंट 2011 से ऐड किया गया था, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये कलेक्शन ऑफ पर्सन से डील करता है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वही रिस्ट्रिक्शन है सेम, सॉवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की सॉवेनिटी, देश की आज़ादी, देश की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि उसको बचाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक ऑर्डर। देश को दंगे से बचाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। मोरालिटी भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इन दोनों के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है, 19(1) का डी, 19(1) का ई। डी में अगर मैं बात करती हूँ तो ये मूवमेंट की बात करता है, यानी कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी मूव कर सकता है फ्रीली, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, और वो ये सिर्फ 2 ही हैं जो इसमें प्रोवाइड की गई हैं, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद है राइट टू रिजाइड एंड सेटल, यानी कि आप अपनी मर्जी से अगर किसी भी और जगह पे जाकर अपने भारत में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बाहर भी जाकर रह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, अब ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? देखो, कुछ एरियाज आज भी ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, वहाँ के कुछ लोग हैं, अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट सुप्रीम होता है इसलिए। उसके बाद है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, यही वो है मतलब जिस स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में आप देखते हो कुछ ऐसे लोग, जैसे नागालैंड में कुछ स्पीशीज़ हैं, सिक्किम में मैं बात कर लेती हूँ, ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ पे हमें जाने से मनाही की गई है, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी फिजिबल है और लगाई जा सकती है, जो इसके अंदर लगाई गई है। मूव आप कर सकते हो, प्रिजाइड कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू दीज 2 रिस्ट्रिक्शंस। अब आगे बात कर लेते हैं 19(1) के जी के बारे में। मतलब आप कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई ट्रेड कैरी ऑन करना है, कोई ऑक्यूपेशन, कोई बिजनेस, आप कर सकते हो। अब सबसे पहले ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं इनके मीनिंग क्या है, अगर मैं बात कर लेती हूँ प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन का मतलब जहाँ पे आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने 8 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक प्रोफेशन को एक्सरसाइज किया, मतलब प्रैक्टिस की है, ठीक है जी, जिसमें स्किल्स की ज़रूरत थी। अगर अब मैं बात करती हूँ कैरी ऑन यानी ऑक्यूपेशन मतलब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जैसे कोई टेलरिंग कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, बुनाई कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सब काम आपके ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेड और बिजनेस के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ को सेल परचेज कर रहे हैं तो वो आपका ट्रेड की डेफिनेशन में आता है। अब बेसिकली हम इसके और इसके बीच में कोई थिन लाइन डिफरेंस ही होता है सिर्फ। बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तब वो बन जाता है बिजनेस। ठीक है जी। अब आप कुछ मतलब ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि ये आपका अधिकार है 19(1) जी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं। पहला है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर कोई भी पर्सन कल को उठता है और कहता है कि हाँ मुझे तो लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है और मैं जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ना कोई वो डिग्री लेता है, ना कोई बार का एग्ज़ाम पास करता है, तो उस सिचुएशन में ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी, बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे, आप ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी और प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। फाइन। उसके बाद है स्टेट कंट्रोल्ड बिजनेस। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं
जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का राइट होता है या फिर स्टेट की मोनोपोली होती है। सपोज गवर्नमेंट कहे कि कल से रेलवे के सारे फंक्शंस वही देखेंगी, तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, फॉर द सेफ्टी, फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज। तो ये एक रीजनेबल रिक्वायरमेंट है। तो ये था आर्टिकल 19 जिसमें हमने एक एक क्लॉज को अच्छे से डिस्कस किया है, एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 19। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।